हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग के बारे में। किस चीज के बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैप के बारे में। इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती क्या है? एक्चुअल में सबसे पहली चीज तो ओवरलैप ही क्या है। ओवरलैप के बाद में भी बात आती है इफेक्टिव ओवरलैपिंग की, कि ओवरलैपिंग है क्या, होता क्या है। कि जब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स मैंने डिस्कस किए थे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो वो बनते कैसे हैं? मान लो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है कि दो एस एस ऑर्बिटल, ये भी एस, जब ये दोनों इंटरमिक्स हुए, और यही इंटरमिक्सिंग क्या होती है? ओवरलैप होती है। यानी दोनों ऑर्बिटल्स आपस में, दोनों ऑर्बिटल्स ने क्या किया? ओवरलैप किया ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के थ्रू। तब तो क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। ये सिग्मा बॉन्ड की बात थी। ऐसे ही पाई बॉन्ड भी बना था, है ना। पाई बॉन्ड में क्या था? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबोव और बिलो ओवरलैप हो रहा था, तो तब क्या बना था? पाई बॉन्ड बना था। सिंपल सी बात है। इन दोनों चीजों को हमने क्या किया था? पीछे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलैप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात और सिंपल सी बात है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्बिटल ओवरलैप को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर होता है जिसको हम मान के चलते हैं वो होता है साइज। साइज का बहुत बड़ा रोल है। साइज का इतना बड़ा रोल है कि साइज से ही पता चल जाता है कि इफेक्टिव ओवरलैप होने वाली है या नहीं है। यानी कि बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड हमेशा तभी बनता है जब ओवरलैपिंग क्या हो? इफेक्टिव हो। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग कब होगी वो देखना। जब साइज के बारे में बात करते हैं तो इफेक्टिव ओवरलैप के बारे में क्या होता है? इफेक्टिव ओवरलैप वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। यानी कि जितना छोटा साइज होगा ऑर्बिटल का उतना ही अच्छा ओवरलैप होगा। कहने का मतलब क्या है? स्मॉल साइज ऑफ ऑर्बिटल, उससे क्या होगा? हायर और मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मोर इफेक्टिव ओवरलैप। ठीक है, यानी जितना छोटा साइज होगा ऑर्बिटल का उतना ही इफेक्टिव ओवरलैप होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं वनस के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। वनस 2p सिंपल सी बात है। या ऐसे ले सकते हैं वनस 2s सेम ही ले लेते हैं सारे के सारे। 2s 3s, यानी सारे के सारे सेम। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग का? इफेक्टिव ओवरलैपिंग का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि साइज का फैक्टर लग रहा है। साइज जितना छोटा, वनस का साइज सबसे छोटा होता है, हमें पता है वनस का साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। साइज जितना छोटा उतना ही इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा। और एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, वो क्या है कि इफेक्टिव ओवरलैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव ओवरलैप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना इफेक्टिव ओवरलैप होगा वो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सेकंड थिंग क्या है? इफेक्टिव ओवरलैप के बारे में साइज का फैक्टर हमें समझ में आ गया। सेकंड चीज के बारे में देखते हैं कि सेकंड चीज क्या है। सेकंड चीज है इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट को देखते हैं अब हम लोग कि सेकंड पॉइंट क्या है जिससे हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं किसका? इफेक्टिव ओवरलैप का। तो सेकंड चीज क्या है? वो है डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है? वो है डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर।
अब ध्यान से देखना, आप लोग सेकंड यूनिट यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में पढ़ चुके हैं कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब देखना वहां आपने क्या पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल है इसलिए इनके सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या होता है, एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। सेंटर से कहीं भी चले जाओ हर डायरेक्शन में सेम है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। वहीं जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की, तो इनकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। सिंपल सी बात है, इनके इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके लोब्स क्या बने होते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लो मैंने एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन ले ली, तो इनके लोब्स कहां बने हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बने। मान लो मैंने इसको एक्स डायरेक्शन ले ली, एक्स एक्सिस ले लिया, तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं ना इनके, इसके दोनों लोब। तो इसी वजह से पी ऑर्बिटल में क्या होता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स भी मैंने बताया था कि डी ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं भाई, ये डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल का नॉर्मल शेप है, तो डी ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं। कैसे, ये मान लो एक्स एक्सिस है मेरा, ये मान लो मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये किसी ना किसी एक्सिस की तरफ तो प्रमोट कर ही रहे हैं ना, तो इनके अंदर भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। ये भी डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर इनके अंदर भी पाया जाता है। यानी पी एस नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि स्फेरिकल शेप होती है। पी डंबल शेप के होते हैं। कैसी शेप होती है, डंबल शेप, डंबल शेप होती है, ठीक है। और ये कैसी शेप के होते हैं, डी डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप के होते हैं भाई, ठीक है। डबल डंबल शेप और डंबल शेप, इनके पास एस के पास कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते, यानी ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं पी और डी के साथ, इसका मतलब ये डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले होते हैं। अब ध्यान से देखना, सेकंड फैक्टर जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, डायरेक्शनल फैक्टर। यानी डायरेक्शनल कैरेक्टर कैसे अफेक्ट करता है इफेक्टिव ओवरलैप को, हमें उस चीज को भी स्टडी करना है, उस चीज को भी हमें देखना है। तो ध्यान से देखना भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपको हाइब्रिडेशन को भी समझने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में तो वैसे ही पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सारे इस पूरे टॉपिक से, इफेक्टिव ओवरलैप वाले से। तो अब हम क्या देखेंगे कि डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करते हैं। तो एस ऑर्बिटल के पास कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, यानी नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो इफेक्टिव ओवरलैप का मतलब कि इसके साथ रिलेशन क्या है, वो है इफेक्टिव ओवरलैप is directly proportional to directional character, directional character। यानी इफेक्टिव ओवरलैप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शनल कैरेक्टर के। यानी जितना ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा ओवरलैप होगा, यानी उतना ही इफेक्टिव ओवरलैप होगा। और जितना ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पे। मान लो मेरे पास क्या है, 2s का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये 2s का ओवरलैप है। और एक है मेरे पास 2p2p का। 2p2p का ओवरलैप का मतलब क्या है, ठीक है, ये 2p2p ओवरलैप है। क्या है, 2p2p ओवरलैप। दोनों में से कौन सा ओवरलैप इफेक्टिव है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, 2p2p ऑर्बिटल का ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि 2s में तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर ही नहीं है, और इफेक्टिव ओवरलैप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शनल कैरेक्टर के। इसका मतलब क्या है, 2p2p के अंदर ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसका ओवरलैप भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब
इसके बेस पे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है कि मान लो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ऑर्डर लिख रहा हूं 3s, मैं ऑर्डर पूछ रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। 3s 3p, ठीक है, और 3d, किनका इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा है, या फिर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कुछ सोचेंगे कि 3s सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्बिटल्स दिखाए हैं मैंने, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी उसको देखना है, और मैंने अभी क्या बताया था कि इफेक्टिव ओवरलैप जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, हम जब देखते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है, एस नॉन डायरेक्शनल होता है, पी डायरेक्शनल है, और डी उससे ज्यादा डायरेक्शनल है, क्योंकि डी में क्या है, डबल डबल शेप है, यानी और ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है डी के पास। तो इस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बीएस का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ईओ का मतलब इफेक्टिव ओवरलैप का ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था। देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड तो ये था, क्योंकि एस से ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें, पी में, और पी से ज्यादा डायरेक्शनल किसमें, डी में। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये तो था एक्सपेक्टेड ऑर्डर, अब लिख रहा हूं एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप क्या है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक्चुअल ऑर्डर इफेक्टिव ओवरलैप या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, वो ये होगा फिर बच्चों। देखो 3s की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है 3p के मुकाबले, अच्छी होती है किसकी, 3d के मुकाबले। ये था एक्चुअल ऑर्डर, क्या है, एक्चुअल ऑर्डर। 11th क्लास के अगर एनसीईआरटी का एग्जाम देना, आपको सिर्फ 11th क्लास का एग्जाम देना, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, तब तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी है, ये जानना कि डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, मान लो कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्या है, बस सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इनकी बात पता होनी चाहिए, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठोगे, कंपटीशन एग्जाम दोगे, तब आपको इसको डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और उसी वजह से मैं ये करवा रहा हूँ इफेक्टिव ओवरलैप। तो याद रखना एक्चुअल ऑर्डर हुआ ये। अब इसका एक्चुअल ऑर्डर होने का मतलब क्या हुआ कि अब तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो और भी फैक्टर लग रहा होगा, कोई ना कोई और फैक्टर भी लग रहा होगा कि ये ऑर्डर आया है। तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, वो फैक्टर होता है डिफ्यूजन कैरेक्टर, यानी डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल्स। वो कैरेक्टर कौन सा होता है, डिफ्यूजन कैरेक्टर, यानी कितने डिफ्यूज हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फिर से नया एक टॉपिक या नया सब टॉपिक है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक, यानी इसका ये नया फैक्टर क्या है। अभी तक दो ही फैक्टर डिस्कस किए हैं, साइज और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे डिफ्यूजन कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तीसरा जो मेन पॉइंट जो आता है वो क्या है, डिफ्यूजन कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स कितने डिफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं, ऑर्डर की बात करता हूं, तो एस सबसे कम। अगर डिफ्यूजन कैरेक्टर की बात करते हैं तो डिफ्यूजन कैरेक्टर क्या जो ऑर्डर है वो क्या होगा कि एस, पी, डी और एफ की बात करते हैं। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग की अगर इसके अंदर बात करें, क्या करें, इफेक्टिव ओवरलैप, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्यूजन कैरेक्टर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्यूजन कैरेक्टर के, कि कितने ज्यादा डिफ्यूज है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। डिफ्यूजन कैरेक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इफेक्टिव ओवरलैप के, यानी इफेक्टिव ओवरलैप डिफ्यूजन कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ऑर्डर क्या होता है डिफ्यूजन कैरेक्टर का, एस, पी, डी और एफ, ये वाला ऑर्डर होता है चारों ऑर्बिटल्स के लिए। तो इसको याद रखना है। इसका मतलब अब अगर हमें ये पता हो तो हमारा ऑर्डर पता चल जाता है। अब वहां क्या हुआ, जो पीछे वाला हमारा एग्जांपल था 3s 3p और
3D। ध्यान रखना इफेक्टिव ओवरलैप के केस में अब डिफ्यूजन कैरेक्टर ने क्या किया, प्रीडोमिनेट किया, और उसी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इफेक्टिव ओवरलैप का ऑर्डर क्या आया, ये आया था, ना कि जो एक्सपेक्ट किया था हमने। ठीक है, डायरेक्शन कैरेक्टर के बेस पे। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप। अब इसमें एक चीज और आएगी, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, यानी फोर्थ पॉइंट जो आएगा इसके अंदर, वो क्या होगा कि अगर ऑर्डर की बात करें, जो ऑर्डर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव ओवरलैप का ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैप किस और चीज पे डिपेंड कर सकता है। देखो दो फैक्टर और होंगे यहाँ पे। एक तो जब डिफरेंट सेल हो, क्या हो, डिफरेंट शेल मौजूद हो, कि अलग अलग शेल है भाई हमारे पास। दूसरा जब सेम शेल हो, सेम शेल हो, याद रखना, एक तो क्या है डिफरेंट सेल हो, एक क्या है सेम सेल हो। जब भी डिफरेंट सेल की बात करेंगे, जब बात किसकी करेंगे, डिफरेंट सेल की बात करेंगे, अगर डिफरेंट सेल का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें सेल अलग अलग मिली, जैसे यहाँ क्या है, सेल सेम है, थर्ड सेल थर्ड सेल थर्ड सेल थर्ड सेल, यानी सारी की सारी सेल क्या है, सेम सेल वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब डिफरेंट सेल हो, यानी थर्ड की जगह कोई और आ जाए, फर्स्ट सेल आ जाए, सेकंड सेल आ जाए, थर्ड सेल आ जाए, सारी की सारी सेल क्या हो, या एक भी सेल अगर अलग हो तो उसको बोलेंगे डिफरेंट सेल। डिफरेंट सेल में क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप किसमें ज्यादा होगा, जो सेल क्या होगी, लोअर होगी, लोअर सेल। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा, ये एरो ऊपर की तरफ मतलब लोअर सेल में इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अगर लोअर सेल है, डिफरेंट सेल का केस आ गया, यानी अलग अलग सेल आ गई, तो लोअर सेल में इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा होगा, और लोअर सेल में इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा, इसका मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और अगर सेम सेल की बात आ जाए तो सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ओवरऑल ऑर्डर डिसाइड किया गया है, वो क्या है, वो है ये एनपीएनपी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप किसमें होगा, एनपीएनपी में। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एनपीएनएस आएगा, यानी या एनएसएनपी, कुछ भी बोल दो, आगे पीछे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले एनपीएनपी, फिर एनपीएनएस, और उसके बाद आता है एनएसएनएस। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, एनडी एनडी। ये है ऑर्डर इफेक्टिव ओवरलैप का। कब, जब सेल क्या हो, सेम हो, यानी एन की वैल्यू जब हमारे पास हर जगह सेम हो, तब जो ऑर्डर होगा इफेक्टिव ओवरलैप का, वो ओवरऑल ऑर्डर, हर एक फैक्टर को स्टडी करने के बाद जो फाइनल ऑर्डर होगा वो ये होगा। अभी तक तो हम इंडिविजुअल फैक्टर के बेस पे दे रहे थे ना, इंडिविजुअल फैक्टर के बेस पे क्या क्या ऑर्डर है, तो अब हम ओवरऑल ऑर्डर देख रहे हैं। ये अगर डिफरेंट सेल है तो ये वाला रूल, सेम सेल है तो ये वाला रूल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एग्जांपल क्या है, या क्वेश्चन ही मान लो, 2s की ओवरलैपिंग है। ठीक है, 2s की है, फिर 2p की है, 1s की है, और 2s की है। इसमें ऑर्डर देखना है, ये मेरा एग्जांपल है, इसका ऑर्डर पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है, 2s 2p 1s 2s। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो, अब हम किसके बेस पे करेंगे, इसके बेस पे, फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ये कंक्लूड करेगा हमारा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। अब अगर हम बात करें, तब इफेक्टिव ओवरलैप की जब बात करेंगे तब क्या होगा। अब देखो इसमें कौन सा केस आ रहा है, 2s 2p 1s 2s। अगर ये तीनों होते सिर्फ 2s 2p वाले, तब तो बात आती सेम सेल की, लेकिन बीच में आ गया क्या, 1s। इसका मतलब ये केस कौन सा बन रहा है, डिफरेंट सेल वाला केस बन रहा है। तो डिफरेंट सेल में क्या था, जो लोअर सेल है उसमें इफेक्टिव ओवरलैप सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1s में इफेक्टिव ओवरलैप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी 1s सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा। 1s को सबसे ज्यादा रखने के बाद केस कौन सा बन जाता है, सेम सेल का, सेम सेल का केस बन जाता है। तो उस ऑर्डर को फॉलो करवाओ। उसका मतलब क्या हुआ, कि 2p आ गया, फिर 2s 2p आया, और फिर लास्ट में क्या आ गया, 2s 2p के बाद में क्या आ गया, 2s आ गया। सिंपल सी बात है, यही तो होता।
ये है आंसर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का जब हमने फाइनल स्टडी कर लिया। फाइनल स्टडी में क्या देखेंगे कि सबसे पहले डिफरेंशियल देखेंगे। डिफरेंशियल वाला केस है तो इसका मतलब डिफरेंशियल में जो सबसे लोअर शेल होती है वही सबसे ज्यादा होगी, उसी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा। उसके बाद देखेंगे अगर सेम शेल की बात कर रहे हैं, सेम शेल में इस ऑर्डर को फॉलो करना है, यानी एनपीएनपी फिर एनपीएनएस और फिर एनएसएनएस और फिर एनडीएनपी। सिंपल सी बात है, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने ये क्वेश्चन किया है। अब मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट सेम शेल की बात कर लेता हूं। 3s 3s 3p 3p और 3d 3d। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल लिया है, इसको सोल्व करना है। इसमें ऑर्डर क्या होगा तो हमें पता चल गया कि क्या सेम शेल के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, एनपीएनपी सबसे पहले क्या आ जाएगा आंसर में, 3p 3p की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी, उसके बाद एनपीएनपी के बाद एनएसएनएस आएगा, इसके बाद 3s 3s आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा 3d 3d आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितने ही सारे भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग वाला। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में आया है, जेईई नीट पीएमटी वाले एग्जाम में आया क्वेश्चन, और उसको भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, सेम शेल वाला कॉन्सेप्ट और डिफरेंट शेल वाला कॉन्सेप्ट अब आपको बिल्कुल कंप्लीटली ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें इसके अलावा भी कोई और फैक्टर लगता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास ये एग्जांपल है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है किसकी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। दो चीजें पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, इफेक्टिव ओवरलैप पूछ सकता है, ऑर्डर क्या होगा, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है। दोनों सेम ही चीजें यहाँ पे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सिंपल सी बात पूछेगा, इफेक्टिव ओवरलैप बताओ, ऑर्डर क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो अब इसमें क्या डिस्कस करना है, इसमें क्वेश्चन का आंसर करना है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने क्या देखा, सबसे पहले इनकी सेल निकालते हैं कौन कौन सी सेल में हो रही है, यानी 2p 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 और 2p 2p। सिंपल सी बात है, सारे के सारे 2p 2p हैं। तो अब क्या करें, सारे के सारे सेम ही है, अब कैसे ऑर्डर निकाला जा सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है। और ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सेकेंड पीरियड वाले एग्जांपल में लगेगा। ये वाला फॉर्मूला जो भी बता रहा हूं ओनली सेकेंड पीरियड वाले केस में लगेगा, ये सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले केस में ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें क्या होगा कि अगर सेम आ जाते हैं तो क्या करना है, सारे के सारे सेम आ जाते हैं तब क्या करना है, तब देखना है हमें किसका, तब देखेंगे साइज देखना है, साइज देखना है, ठीक है, साइज देखना है। अब साइज देखेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हमें यह भी पता है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव ओवरलैपिंग के। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव ओवरलैप के। ये भी हमें पता है, हमें ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो साइज डिक्रीज भी होता है, यानी सबसे छोटा साइज किसका है, इसका है। तो इसके हिसाब से ओवरलैप का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड लिख रहा हूं भाई, यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक है। इफेक्टिव ओवरलैप का वो क्या होना चाहिए था, ये, और फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन फ्लोरीन। ऐसा ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि अब साइज देखना है तो साइज के हिसाब से तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। तो इसके हिसाब से तो होना चाहिए फ्लोरीन फ्लोरीन का इफेक्टिव ओवरलैप सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन
एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताया था मैंने इफेक्टिव ओवरलैप के लिए, एक्चुअल ऑर्डर ये होता है। ये है एक्चुअल ऑर्डर। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, और फिर फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी? कार्बन कार्बन में। तो ऐसा कैसे हो गया? दिमाग चकरा गया होगा कि अब तक के तो सारे कॉन्सेप्ट धूल में मिल गए, जितना भी पढ़ा था सबका सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ एक और फैक्टर लगता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रिपल्शन फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? रिपल्शन फैक्टर। रिपल्शन फैक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। और ये सिर्फ कहाँ लगेगा? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड वालों में ये फैक्टर लग रहा होगा, ध्यान रखना। फ्लोरीन और फ्लोरीन की जब बात करते हैं, पहली चीज साइज बहुत छोटा है, यानी दोनों फ्लोरीन एटम बहुत नजदीक नजदीक हैं, एक्चुअल में बहुत नजदीक हैं। तो दोनों के जो लोन पेयर क्लाउड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर क्लाउड जो होते हैं दोनों के, उनके बीच में क्या हो जाता है? रिपल्शन हो जाता है। और इसी रिपल्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जिसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ही वीक हो जाती है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही वीक है उसकी ओवरलैप इफेक्टिव कैसे हो सकती है? सिंपल सी चीज है, यही रीजन था। यानी फ्लोरीन फ्लोरीन के दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उनके बीच में क्या हो गया? रिपल्शन हुआ। उसी रिपल्शन की वजह से क्या हुआ? इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, और स्टेबिलिटी कम होते ही क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी कम होती है हमें पता है इफेक्टिव ओवरलैप उसमें कम होता है। यही रीजन था इसका। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन वाले केस में, फास्फोरस फास्फोरस वाले केस में, और सल्फर सल्फर वाले केस में, और क्लोरीन क्लोरीन वाले केस में, अब जब बात करेंगे, चूंकि कौन सा पीरियड आ जाता है? थर्ड पीरियड, तो नॉर्मल ऑर्डर ही चलेगा। थर्ड पीरियड है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल ऑर्डर ही चलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें रिपल्शन फैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि अब साइज वाला जो फैक्टर है वो ओवरटेक कर लेता है। सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ध्यान रखना भाई इस चीज को। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा दिया जाए तो तब क्या है? ये 2p है और ये 3p है। तो ध्यान रखना सेम नहीं है, डिफरेंट सेल हैं। 2p 3p। और डिफरेंट सेल में क्या होता है? लोअर सेल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होगा? इफेक्टिव ओवरलैप किस में ज्यादा? कार्बन कार्बन में। ठीक है, बस यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखा है इफेक्टिव ओवरलैपिंग का। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैप किसमें सबसे ज्यादा होता है? सारे एक्सेप्शनल केसेस उठा के आपको बता दिए हैं कि ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। आईआईटी, जेईई, नीट, पीएमटी के एग्जाम में इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं निकलेगा। और एनसीईआरटी में इतना डिटेल में दिया ही नहीं हुआ, उसमें तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया है, उसको इतना डीपली नहीं दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यानी इसके बाद जो मेन चीज आई वो क्या थी? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन आई। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।